गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा टाक आप लोगों को राजनीति विज्ञान के एमए फाइनल के 5th पेपर को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब हम लोग 5th पेपर में आज हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और सिलेबस के साथ में फर्स्ट टॉपिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। बट बच्चों, आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो कंसेप्ट्स पढ़े थे वो लगभग बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। हम सबसे पहले इस वाले पेपर में राजनीति विज्ञान की अभिनव प्रवृत्तियाँ, परंपरागत से आधुनिक की ओर प्रयाण, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद, अर्थ, प्रकृति, भूमिका और सीमाएं, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक व्यवस्था का विकास, व्यवस्था सिद्धांत ईस्टर्न का, और आमंड और कॉलमैन का संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत। जैसे आप लोगों के सभी पेपर्स में 3 यूनिट होते हैं, इसमें भी 3 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने बता दिया। सेकेंड यूनिट में आप लोगों के राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति, समूह सिद्धांत, वितरणात्मक उपागम लासवेल का। थर्ड यूनिट में संस्थाएं एवं कार्यकरण, लोकतंत्र एवं निरंकुश तंत्र, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक तंत्र, संघीय एवं एकात्मक सरकार के अंग, उनके कार्य एवं अंतर संबंध, दलीय व्यवस्था, दबाव समूह एवं जनमत। ये हम लोगों का सिलेबस है। थोड़ा सा बैक में जाइए, आप लोगों को याद आ जाएगा कि आप लोगों ने लगभग सारे टॉपिक फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, एमए फाइनल के स्टूडेंट हैं और एमए फाइनल में आने के बाद स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि आपने इस विषय में अगर मास्टरी की है तो मास्टरी के लेवल तक आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम समूह सिद्धांत और वितरणात्मक उपागम को छोड़ दें तो बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग राजनीति विज्ञान की शुरुआत राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण से करते हैं और परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ में व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण, आधुनिकीकरण, ये सारी चीज़ें हम पहले से हमने पढ़ा हुआ है। आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण की। देखो बच्चों, राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम राज्य से जुड़े हुए सभी अंगों का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान के लिए मैं एक परिभाषा बताया करती हूँ कि राजनीति विज्ञान मतलब राजनीति एक ऐसी क्रिया है जिसमें मतलब समाज में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और राजनीतिक व्यवस्था में जब एक राज्य होता है, उस समाज होता है, उस राज्य के बहुत सारे कार्य होते हैं। उस राज्य के समस्त कार्यों को संपादित करने का काम राजनीतिक व्यवस्था का होता है और राजनीतिक व्यवस्था को सिस्टमैटिक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में भी करते हैं। राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स का अध्ययन करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के व्यवहारिक रूप में आधुनिक समय में अगर हम देखें तो जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो राजनीतिक व्यवस्था पर ही टिका हुआ होता है और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं और एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध होता है वो संबंध, जब हमारे राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे तो ही दूसरे राष्ट्र के साथ हमारे किसी और तरह के संबंध कायम हो पाएंगे। तो इस दृष्टि से भी राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान होना लगभग सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसके थोड़े इतिहास में जाएं तो प्रारंभ में हम राजनीति विज्ञान का प्रारंभ देखो बच्चों, हम महाकाव्य काल से, चाहे मनुस्मृति हो या चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, शुक्र हो जो हमारे एंशियंट इंडियन थिंकर्स में पढ़ते हैं, या फिर अरस्तु की पॉलिटिक्स हो,
अरस्तु की पॉलिटिक्स से हम राजनीति विज्ञान के व्यवस्थित ज्ञान का प्रारंभ करते हैं। उससे बहुत पहले हमारे यहाँ पे वेदों में, महाकाव्यों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के का विस्तृत विवेचन किया है, लेकिन पब्लिक के सामने या विश्व के सामने सिस्टमैटिक रूप में, एक व्यवस्थित रूप में सबसे पहले अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्था को रखा था, राजनीतिक संस्थाओं को का स्वरूप प्रस्तुत किया था। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अब हम राजनीतिक विज्ञान की बात अगर हम करें तो राजनीति विज्ञान में शुरुआत में या प्रारंभ में, जब से इसका अध्ययन होना प्रारंभ हुआ, तो शुरुआत में राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों, कल्पनाओं आदि के आधार पर किया जाता था। इसीलिए इसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। उस समय तक ऐतिहासिक, अनुभविक, आदर्शी अध्ययन पद्धतियों को इसमें अपनाया गया था और उससे पहले इसीलिए और परंपराओं पर, मूल्यों पर, आदर्शों पर, कल्पनाओं पर सारा का सारा ज्ञान आधारित था। राजनीतिक संस्थाओं का संस्थागत अध्ययन किया जाता था, व्यवहारात्मक अध्ययन उसमें नहीं सम्मिलित किया गया था। इसीलिए इसे राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम कहा जाता है। 1905 के बाद 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में ये कहा गया कि अब हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मूल्यों को हटाकर मूल्यों की जगह तथ्यों को रखना होगा, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ करने का श्री गणेश हुआ। 1908-9 के आसपास अन्य जो समाज विज्ञान थे, जैसे समाजशास्त्र में ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग प्रारंभ किया। इनके वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करने से राजनीति शास्त्री जो थे, जैसे लासवेल है, कैटलिन है, इन्होंने चार्ल्स मैरियम है, डेविड ईस्टन है, ग्राहम वालास है, इन्होंने भी ये कहा कि हमें भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अब मूल्यों की ओर नहीं देखना होगा। तो हम एक कैटेगराइजेशन अगर थोड़ा सा करें तो 1905 से और 1949 से पहले तक का काल जो हम देखते हैं, उसको हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का काल कह सकते हैं, क्योंकि इस समय राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो तरीका था वो तरीका बदलने के प्रयास किए जा रहे थे। राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में मूल्यों के स्थान पे तथ्यों को रखा जा रहा था और घटनाओं के पीछे घटित जो कारण हैं, उन कारणों का पता लगाकर ये कोशिश की जा रही थी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हम ऐसी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करें जिनसे हम राजनीतिक व्यवस्था में भी क्या निकाल सकें, निष्कर्ष निकाल सकें और निष्कर्ष निकालकर उनको समाज पर लागू कर सकें। इसी समय 2 विश्व युद्ध भी हुए और ये जो 2 विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। तो ये जो 2 विश्व युद्ध हुए, इन 2 विश्व युद्धों के समय भी राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत प्रभावित हुई, राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए, राजनीतिक जो सिद्धांत थे उनमें कई सारी अभिनव प्रवृत्तियाँ सम्मिलित हो गई। उसके बाद 1949 में डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में यह बताया कि अब हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए मूल्यों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, कारण हमने मूल्यों के स्थान पे तथ्यों को स्थापित कर दिया है और तथ्यों को स्थापित करके हमने राजनीति विज्ञान को, जैसे हम प्राकृतिक विज्ञानों में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमने राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बना दिया है, जिसमें हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके और घटनाओं के पीछे जो कारण होते हैं, उन कारणों का पता लगा करके भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं और भविष्यवाणी करके हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चों, राजनीति विज्ञान चूँकि एक समाज विज्ञान है,
राजनीति, समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? प्राकृतिक विज्ञानों में हम प्रयोगशाला में बैठकर अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों को मिला करके हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, और भविष्यवाणियाँ करके जो भी अध्ययन होता है उसके लिए आदमी को बाहर नहीं घूमना पड़ता। लेकिन राजनीति विज्ञान अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो प्रयोगशाला है, वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रयोगशाला तो पूरा समाज होता है, और पूरे समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग होता है, जीवित प्राणी होता है, तो उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं, कई समस्याएं होती है। तो हम एक निर्जीव वस्तु को और एक सजीव वस्तु को बराबर नहीं रख सकते। यही कारण रहा कि राजनीति विज्ञान को जब विज्ञान का दर्जा दिया गया, राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाया किसने बनाया? डेविड ईस्टन ने बनाया। और डेविड ईस्टन ने ये कहा कि अब हम राजनीतिक घटनाओं के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे 20 साल में 1949 से 1969 तक का जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का काल है उसे हम व्यवहारवादी काल कहते हैं। लेकिन 1969 में खुद डेविड ईस्टन ने अपना एक अलग कंसेप्ट दिया, जिसे उन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म का नाम दिया, उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया। और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम वापस परंपरागत की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, हम आधुनिक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो चुके हैं। हम अपने अध्ययन में तथ्यों को सम्मिलित तो करेंगे, लेकिन तथ्यों के साथ में हम उसमें मूल्यों को भी सम्मिलित करेंगे, क्योंकि जब तक राजनीति विज्ञान में मूल्य नहीं होंगे, मूल्यों पर आधारित अध्ययन नहीं होगा, आदर्श नहीं होंगे, तब तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन कैसा हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। दूसरी बात कि उसमें जो अध्ययन के निष्कर्ष निकाले जाएंगे, वो अध्ययन के निष्कर्ष भी पूरे समाज पर लागू किए जाने लायक नहीं होंगे। तो 1969 के बाद का जो काल है उसे उत्तर व्यवहारवाद का काल कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवादी काल कहा गया, और राजनीति में नित नए परिवर्तन होते रहे हैं। इसी क्रम में मैं आप लोगों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषताओं के बारे में थोड़ा बताती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति शास्त्र जो था उसमें लोकतंत्र को इम्पॉर्टेंट माना गया था, और लोकतंत्र के साथ में जो अध्ययन का दृष्टिकोण था वो अध्ययन का दृष्टिकोण ऐसा था जिसमें आदर्शों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। फिर भी परंपरागत राजनीति शास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, परंपरागत राजनीति शास्त्र अध्ययन प्रणाली की दृष्टि से इतिहासवादी, दर्शन प्रधान और घटनाक्रमी रहा। दूसरी बात, इसमें राजनीति के सामान्य सिद्धांत और स्वयं की पद्धति व्यवस्था का अभाव रहा, और इसने इनके विकास में कोई विशेष दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। परंपरागत राजनीति शास्त्र के अध्ययन का जो फोकस था वो राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा, और इनका अध्ययन भी मूलतः कानूनी दार्शनिक ढांचे में अलग अलग ढंग से ही किया गया। यह संस्थागत संरचनाओं के अंतर्गत राजनीतिक क्रिया या व्यवहार की वास्तविकताओं के प्रति मोटे तौर पर उदासीन रहा, और इन संस्थाओं के कार्यकलापों एवं व्यवहार के अध्ययन के फलस्वरूप वास्तविकता को समझने की आवश्यकताओं को भी इसने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इसने विशुद्ध विवेचन पर ही जोर रखा तथा तथ्यों का अंबार लगाकर भी उनके विश्लेषण से दूर रहा। परंपरागत राजनीति शास्त्र राजनीति विकास के प्रति अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण से युक्त रहा, जो दर्शन पर आधारित होने के कारण सुखवादी कल्पना एवं आदर्श प्रधान बनकर ही रह गया। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के अध्ययन का दायरा मूलतः पश्चिमी जनतांत्रिक देशों और उनमें भी प्रधानतः अमेरिकी राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित रहा। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य मुख्यतः आदर्श नागरिकता एवं आदर्श राज्य व्यवस्था की खोज ही नहीं रहा, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी हठधर्मिता भी रही कि भाई जो हमें अध्ययन किया जाना है वो आदर्श आधार पर ही किया जाना है, आदर्शात्मक अध्ययन पद्धतियों का ही हमें इसमें प्रयोग करना है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति शास्त्र इतिहास की चार दीवारी में एक तरह से बंद रहा, और इसमें तथ्यों के संकलन की बात तो हुई लेकिन उनके विश्लेषण की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया गया। तथ्यों की व्याख्या को इसमें अनावश्यक माना गया, और ये कहा गया कि तथ्य स्वयं ही बोलकर अपना अर्थ प्रकट कर देते हैं।
इसी तरह दस्तावेजों द्वारा तथ्यों की पुष्टि की बात भी ऐतिहासिक प्रभाव का प्रमाण है। संस्थाओं पर ही ध्यान केंद्रण और उनके वास्तविक व्यवहार की उपेक्षा इसमें की गई। इस प्रकार ये जो परंपरागत अध्ययन का दृष्टिकोण था, इस परंपरागत अध्ययन के दृष्टिकोण में प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उस समय इसमें काफ़ी परिवर्तन आए। उसका कारण ये था कि अन्य समाज विज्ञानों में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, राजनीतिक परिस्थितियां बहुत अधिक जटिल हो रही थी, राजनीतिक चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और राजनीतिक चुनौतियां जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो ऐसी परिस्थिति में परंपरागत राजनीति शास्त्र राज्य को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानकर राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य से आरंभ कर राज्य में ही अंत कर देता है वाली बात अब निरर्थक हो गई थी। ये गार्नर की परिभाषा थी कि राज्य का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। अब उसके स्थान पे राजनीतिक व्यवहार के रूप का निर्धारण होने लगा और इन दो महायुद्धों के बीच में राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में भारी उथल पुथल मची और इस उथल पुथल की वजह से राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण, अध्ययन विधियों और अध्ययन के उद्देश्यों में भी काफ़ी परिवर्तन आए। राजनीति शास्त्र का स्वरूप तेजी से बदलता जा रहा था। इसमें नई अवधारणाएं, नई पद्धतियां और तकनीकें विकसित की जा रही थी और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे थे। राजनीतिक संस्था अब विश्लेषण और शोध की मूल इकाई नहीं रह गई थी और इसका आधार राजनीतिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार को माना जाने लगा था। इस प्रकार राजनीति शास्त्र में नई तकनीकों, नए तथ्यों और नए व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रचलन बढ़ा और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो था उस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक शोध के लिए सैद्धांतिक आधार या ढांचे के विकास के लिए लगातार प्रयत्न किए गए। सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं को यथार्थ के संदर्भ में परखने के लिए राजनीतिक शोध को बढ़ाया गया। नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और तकनीकी उपकरणों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक प्रयोग करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण व बिंब, जिसमें अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राणीशास्त्र, मानवशास्त्र और सबसे अधिक समाजशास्त्र से सीख व समझ लेने की प्रवृत्ति विकसित हुई और एक पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का विकास, जिससे राजनीतिक अध्ययन का अंतःशास्त्रीय बिंब संभव किया जा सके। मतलब एक तरह से राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग भी प्रारंभ किया गया। ये जो आधुनिक राजनीति विज्ञान था, इस आधुनिक राजनीति विज्ञान के कुछ उद्देश्य थे जो निम्न प्रकार हैं। आधुनिक राजनीति शास्त्र घटनाओं एवं तथ्यों के संदर्भ में अधिक से अधिक भविष्यवाणी करने की क्षमता से युक्त बनना चाहता है। यह सैद्धांतिक आधार या ढांचे के आधार पर ऐसी शोध करने पर जोर देता है जिससे इसे आकृति और संगतता मिले। आधुनिक राजनीति विज्ञान में शोध एवं अध्ययन के लिए ऐसी इकाई की खोज पर बल दिया जाता है जिसकी आसानी से पहचान की जा सके, जिसके आधार पर व्यापक तुलनाएं की जा सके। यह सभी सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं को तथ्यात्मक सामग्री के संकलन और विश्लेषण द्वारा परखना चाहता है तथा केवल उन्हीं प्रस्थापनाओं से सरोकार रखता है जिनकी इस तरह परख संभव है। आधुनिक राजनीति शास्त्र शासकीय कार्यकलापों के साथ साथ मानव के सभी राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन विश्लेषण करने पर बल देता है। इस प्रकार आधुनिक राजनीति शास्त्र व्यवहारवाद के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त करता है और राजनीति विज्ञान में अब शोध सामग्री के प्रेक्षण, वर्गीकरण, मापन में अधिक सूक्ष्म तकनीकों का प्रयोग और विकास का प्रतिपादन किया जाने लगा एवं सांख्यिकीय व परिमाणात्मक निरूपणों के प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा और एक व्यवस्थाबद्ध आनुभविक सिद्धांत का निर्माण राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य बन गया। इस तरह आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति, इसका अध्ययन क्षेत्र व उद्देश्य इत्यादि की सीमा में बहुत बढ़ोतरी हुई और यह शास्त्र अधिकाधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनता गया। इन सब में व्यवहारवाद का योगदान रहा और व्यवहारवाद के योगदान के साथ
राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन था वो पूरी तरह से राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यवहारवादियों ने क्या किया, राजनीति शास्त्र के अध्ययन को उन्होंने साइंटिफिक बना दिया, पूरी तरह से वैज्ञानिक बना दिया। और इसमें व्यवहारवाद का जो आगमन था वो 1945 से 1955 में ही प्रारंभ हुआ। लेकिन इसकी जो नींव थी, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि आधुनिक दृष्टिकोण का जो प्रारंभ था वो ग्राहम बालास, A.F. बेंटले, लासवेल और कैटलिन, इनके द्वारा अपने जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उन अध्ययन पद्धतियों को परिवर्तित करने का प्रारंभ किया जा चुका था और उसको वास्तव में एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में विकसित करने का जो कार्य था वो डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में किया। अगली क्लास में आप लोगों को राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी कोई एक किताब लें और कम से कम एक बार उसको आप रीड आउट कीजिए, पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम आपकी क्वेरीज़ को क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।